दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप सबका हमारे इस लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी है। सब लोग घरों में हैं और सरकार के निर्देशों की पालना कर रहे हैं। मैं खुद भी जयपुर जिले में शाहपुरा मनोहरपुर में मेरा एक खोजावला गांव है, वहां से मैं आज आया हूं क्योंकि लगातार मुझे बेरोजगारों के मैसेज मिले थे विभिन्न भर्तियों को लेकर, और उसी संबंध में आज मैं लाइव हूं और मैं सभी भर्तियों की चर्चा करूंगा क्योंकि जिन जिन भर्तियों का मुझे मैसेज मिला है उसको मैंने नोट किया है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। क्योंकि जयपुर आने के बाद मैं मंत्री जी राजेंद्र यादव जी से मिला था, इसके अलावा सचिव साहब से बात हुई थी मुख्यमंत्री जी के। तो सचिव साहब ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सीएमआर में आप आ नहीं सकते, सीएमओ में आ नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि आप जो संबंधित जितने बेरोजगारों के मामले हैं, लंबित भर्तियां हैं, जिनका परिणाम आना बाकी है, जिनकी ज्वाइनिंग होना बाकी है और जिनकी परीक्षा होना बाकी है, उन तमाम भर्तियों को लेकर आप खुद ज्ञापन तैयार करिए, मुझे व्हाट्सएप और मेल करिए। मैं खुद उन ज्ञापनों को निकलवाकर और उनको पुटअप करके सीएम तक पहुंचाएंगे। वो उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आप तैयार करिए। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, काफी लोगों के पास मेरे पास मैसेज आए हैं और उन लोगों के मैसेजों पे मैं कल सुबह मेरे लेटर पैड पे उनकी मांगों को मैं लिखकर मुख्यमंत्री महोदय जी तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। मेरा काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। मैं आप लोगों की पीड़ा समझता हूं। एलडीसी भर्ती 2018 के जो अभ्यर्थी हैं, जो लगातार इंतजार कर रहे थे, बस उनमें धैर्य की कमी मुझे नजर आई। 2012 से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं, 9वां साल है, लेकिन जिस प्रकार 2 दिन वो इंतजार नहीं कर पाए, मुझे भी थोड़ा बुरा लगा। क्योंकि 2 दिन तो सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से परिणाम सही नहीं आ रहा था, इस वजह से वो डिले हुआ। और यदि जब गलती यदि परिणाम में जिला आवंटन विभाग आवंटन में गलती हो जाती, ये लोग कहते हैं हमें विभाग गलत मिला, जिला गलत मिला, मेरिट हमारी ये थी, तो एक पूरी भर्ती को घोटाला साबित कर देते। लेकिन विभाग का दीवार कहना था कि 2 दिन लग जाए, लेकिन हम पारदर्शिता रखना चाहते हैं। फाइल एक दिन मुख्यमंत्री जी के पास फाइल गई, उसके बाद मुख्य सचिव साहब के पास गई फाइल, और वो शाम को लेट होने के कारण वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो पाया और लोग चिंतित दुखी थे। मैं उसी के लिए आज आया, मैं अधिकारियों से मिला, मंत्री जी से मिला, सीएमओ में बात करवाई, और आज उसके आपने देखा होगा संबंधित सभी विभाग जो उनके अध्यक्ष है, जो उनके कमिश्नर है, जो भी है, जैसे बीकानेर निदेशालय के निदेशक है, कलेक्ट्रेट में है, आबकारी में जितने विभाग है, उनके विभागाध्यक्षों को सूची मेल कर दी गई है। और अभी थोड़ी देर में जो प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट है उसमें लोग अपना जिला और विभाग देख सकते हैं, वो भी अपलोड हो जाएगी। ये आपके लिए अच्छी खबर है। ये एलडीसी भर्ती 2018 की बात कर रहा हूं मैं, तमाम इश्यू को लेकर मैं बात करूंगा। दोस्तों, मुझे पता है कमेंट बहुत आएंगे, लेकिन आप इंतजार करिए, मैं हर भर्ती इसमें नोट कर रखा जो आपने नोट करवाया। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि जो भर्ती जो मुझे आप लगातार, या तो मुझे आप ज्ञापन तैयार कर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन तैयार करके मुझे भेजिए, मैं मेरे लेटर पैड पे उसको टाइप करवा के या लिखकर मैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल करता हूं, वो उस फाइल को पुटअप करें। क्योंकि अभी उन्होंने मुख्यमंत्री सचिव साहब ने कहा था कि हम 1-2 दिन में लंबित भर्तियों को लेकर मीटिंग करने वाले हैं, जितने भी आपके मामले हैं हमें दीजिए। तो दोस्तों, उनको मैं तमाम मामले, मैं जयपुर हूं, कल रुकूंगा, कोशिश करूंगा लेटर पैड पे मेरे साथी से लिखवाकर उनको मैं कल ही मेल करूं, परसों करूं, मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जिस प्रकार एलडीसी भर्ती 2018 की जिम्मेदारी निभाई, अब जो विभागाध्यक्ष को जो सूची मेल कर दी गई है, वही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी करेंगे। लगभग 90% काम हो गया, 10% आपकी ज्वाइनिंग के आदेश होने हैं, वो भी हो जाएंगे। मैंने मेरा वादा पूरा कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे हिसाब से तो जैसे एनएम ओजीएम भर्ती 2018 8,000 से ज्यादा पदों पर और 11,000 से ज्यादा पदों पर यह है, यानी कि हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा जो 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का कार्य ये वर्तमान सरकार कर रही है। हालांकि मैंने विरोध भी किया है, जेल भी गया हूं, लटकाया, लेकिन जहां प्रशंसा योग्य जो कार्य होगा उसकी मैं प्रशंसा करूंगा, ये मेरी नीति रही है। पिछली सरकार में भी जहां सरकार ने अच्छा कार्य किया मैंने धन्यवाद दिया, और वर्तमान सरकार को भी। अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, भर्तियां बहुत है इसमें लिखी हुई, मैं सबकी चर्चा करूंगा
क्योंकि वीडियो लंबा होगा, लेकिन मेरी क्या है कि हर व्यक्ति, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा तो कहेंगे कि हमारी भर्ती की तो रखी नहीं बात, मैं रखूंगा। आपकी जिम्मेदारी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या 8233790079 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। 8233790079 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। वहां से मैं मेरे लेटर पैड पे लिखकर मैं सीएम सचिव को मेल कर दूंगा। अब मैं उन भर्तियों की जिगर कर लूंगा। 587 पद एलडीसी भर्ती 2018 में काटे गए थे, वो बिल्कुल गलत है। जो अभ्यर्थी सालों से तैयारी कर रहे थे, मेहनत की, और उनको झटका लगा। दोस्तों, मैंने इनसे वादा किया था मैं जी जान से आपकी बात रखूंगा। जन्मदिन के दिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो सकती थी कि कोटपुतली के एमएलए और वर्तमान जो मंत्री राज्य मंत्री राजेंद्र जी यादव ने कहा था कि मैं जन्मदिन पे आप मेरे साथ चलें, मिलूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया कि वो जन्मदिन नहीं मनाएंगे, न मुलाकात कर पाएंगे, तो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अधिकारियों से मेरी बात हुई है। आज फिर से मैं आपको नई अपडेट दे रहा हूं। आज फिर से आपके मामले की फाइल सीएमओ में वापस पुटअप की गई है। यानी कि क्योंकि लोग पूछेंगे फाइल पुटअप का मतलब क्या हुआ। यानी कि जो आपने तथ्य दिए हैं, जो आपने मुझे दिए, मैंने उनको सौंपे हैं कि हाँ ये पद ऐसे कम किए गए, इनको पूरा आरक्षण नहीं मिला और ये गड़बड़ियां है, वो गड़बड़ियों की जांच कर रहे हैं और आपको पता है कि 100% गड़बड़ियां हुई है, तो आपके पद बढ़ेंगे। तो आज वो आपकी रिपोर्ट, तथ्यात्मक रिपोर्ट आज पुटअप की गई है। मैं 587 वालों को कह रहा हूं, फिर मत कहना कि आपकी बात नहीं रखी। मैं जयपुर आकर आपकी बात रखी है और आगे भी रखूंगा। जब सीएम साहब से मिलूंगा तो रखूंगा। मैं आपसे वादा किया था, भूलने वाला नहीं। मैं जानता हूं आपका दर्द। जो लोग अंगुलियां उठाते हैं कि 587 भूल गया, नहीं भूला मैं, लेकिन मेरी ये था कि कम से कम 11,000 लोगों को तो ज्वाइनिंग मिले। 11,000 के ज्वाइनिंग के आदेश हो गए, एक तरह से सूची भेज दी गई, एक तरह से इनका काम हो चुका है। अब आपके काम में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। आज आपकी फाइल पुटअप कर दी गई है। एलडीसी भर्ती 2018 317 पदों वाले। दोस्तों, कल आपने ट्वीट देके बहुत खुशी हुई थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं, आपका भी काम होगा। मुझे पता है आप हताश हो। आपके साथी जो भी, उनको पूछिए, जहां भी आरपीएससी में सहयोग करना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में आपका मामला रखवाना हो, हर जगह मैंने आप लोगों को सहयोग किया था, हर जगह। और मैं अभी जयपुर ही हूं। कल सचिव साहब से आज भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि कल एक बार बात करना, तो मैं कल सुबह एक बार फिर आपकी बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लिस्ट भी जल्द से जारी हो, आपको खुशखबरी मिले। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपसे वादा करता हूं। और आपको विश्वास है, मैंने आपका हमेशा सहयोग किया है और आगे भी करूंगा। दोस्तों, एक मुद्दा है कमरा किराया और कोचिंग जो फीस जमा करा दी, उसमें सरकार निर्देश जारी करे कि लॉकडाउन खुलने के बाद यो तो कोचिंग फीस वापस करवाए या उसी फीस में वापस कोचिंग करवाए और कमरा किराया माफ हो। मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि अभी सामान्य स्थिति हुई नहीं, अभी आप लोग घर पर हो। माननीय मुख्यमंत्री तक मामला चला गया। मैं प्रदेश की मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे मुद्दों को उठाया, ट्विटर वार किया। जयपुर में नंबर 1 हमारा ट्रेंड रहा जो हमने मामला हमारा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जैसे ही आप घरों से वापस आओ, सामान्य स्थिति हो। हालांकि मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंच चुकी है, सचिव साहब को मैंने अवगत करा दिया है, इसमें अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, जो लोग किराया माफ करवाना चाहते, वास्तव में गलत है। इसमें हम लोगों को यह पता होता, मैं भी गया था, मैं भी इस मकान में किराएदार हूं, मेरा ऑफिस भी है बेरोजगार संघ का। हमें पता होता कि लॉकडाउन लंबा चलेगा, कर्फ्यू लंबा चलेगा, तो हम खाली करके अचानक जाना पड़ा। अब दूसरा महीना चल रहा है, पता नहीं तीसरा महीना चल जाए, तो ऐसे में बेरोजगार किराया कहां देंगे। ऐसे में हम सब मिलकर लड़ेंगे। मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि वो किराया माफ करके बेरोजगार को राहत देंगे। लेकिन फिर भी जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है तो हम गांधी जी की नीति के द्वारा हम लड़ेंगे और आप लोगों को राहत मिलेगी, हम 100% जीतेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, जो लोग किराया कम करवाना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कोचिंग की उसी फीस में उनकी कोचिंग हो या कोचिंग फीस वापस दी जाए यदि कोचिंग नहीं करवाई जाती है, तो आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्यादा से ज्यादा मेल करिए। क्योंकि पत्र लिखने में सक्षम है वो पत्र लिखिए या मेल करिए और अपनी समस्या बताइए कि यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी समस्या है कि हमें अचानक लॉकडाउन में घर जाना पड़ा, हमने आपके निर्देशों की पालना की और हम आपके साथ हैं, लेकिन हम गरीब बेरोजगार कहां से ये कमरा किराया दे पाएंगे, कहां से कोचिंग की फीस दोबारा दे पाएंगे या फिर कहां से हम पैसे लेके आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को अब ट्विटर वार के बाद आपको मेल करना है सीएमओ में माननीय मुख्यमंत्री जी को और जितने हो सके पत्र लिखना है। और जैसे
मैं भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करूंगा और अपने एमएलए और मंत्रियों को भी कहना है कि आप इस अभियान में हमारा साथ दें। तो दोस्तों ये अभियान चलेगा और सफलता भी मिलेगी, बस आप लोगों को इसमें जुटना है, क्योंकि किराया भी माफ होना चाहिए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और जब खत्म होगा उस अवधि का पूरा किराया माफ होना चाहिए। इसके अलावा कोचिंगों को स्पष्ट निर्देश दे कि लॉकडाउन के बाद आप कोचिंग शुरू करके उनका कोर्स कराए उसी फीस में, और कोर्स नहीं करा सकते तो फीस वापस कराए। दोनों मुद्दे बेरोजगारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बेरोजगारों को आर्थिक भार से बचाया जा सकता है। इसलिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, आप मेल के जरिए, पत्र के जरिए, एमएलए और मंत्रियों के जरिए, और बाद में हम धरातल पर घूमेंगे, इकट्ठे होंगे और ये किराया माफ करवाएंगे। सेकंड गेट 2018 के लगातार मैसेज आ रहे हैं। जब उनका परिणाम नहीं आया तो मैं भी उनके बीच में अजमेर गया था, 3 बार गया था। अब उनका मंडल आवंटन होना है, उनकी ज्वाइनिंग होनी है। दोस्तों सेकंड गेट वाला भी मामला मैं कल लेटर पैड पे लिख के, मैं खुद जो तमाम मामले मुझसे मांगे गए, मैं प्राथमिकता के साथ आपकी बात रखूंगा कि आपके मंडल आवंटन आपकी नियुक्ति प्रक्रिया हो। आरएस भर्ती 2018, दोस्तों आरएस भर्ती 2018 में इससे संबंधित एडवोकेट से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कोर्ट में अर्जेंट मामलों की सुनवाई हो रही है, और अर्जेंट मामले में सरकार की तरफ से यदि इस मामले में, क्योंकि कोर्ट अर्जेंट मामले भर्तियों को नहीं ले रहा, लेकिन इस मामले में आरएस वाले मामले में जो एक सुनवाई में एडवोकेट जनरल साहब आए थे, तो इसमें यदि एडवोकेट जनरल साहब ये कहे कि अधिकारियों की आवश्यकता है और हमें आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लेकर अर्जेंट सुनवाई हो सकती है। मुझे किसी अभ्यर्थी ने बताया 7 तारीख की सुनवाई है। तो दोस्तों कल मैं इस मामले को मुख्यमंत्री जी के सामने सचिव साहब के मुद्दे के द्वारा पुटअप करूंगा कि 7 मई को, और कंफर्म आप मुझे बता देना, 7 मई को मुझे बता रहा था कि सुनवाई है, आप एडवोकेट जनरल को भेजकर कम से कम परिणाम जारी करवाए, कम से कम इंटरव्यू तक, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन अंतिम स्टेज तक इसकी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला चल रहा उसका निस्तारण सरकार करवाए कोर्ट खुलते ही। तो दोस्तों ये चीज भी मैं रखूंगा। मुझे पता आरएस वालों के लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं। स्टेनोग्राफर भर्ती की अभ्यर्थना ये भी मैंने नोट करवा दी है। अभी जो मेरी आज सुबह बात हुई थी सचिव साहब से, उन्होंने कहा कि तमाम भर्तियों की भेज दीजिए डिटेल, वो अधिकारियों के साथ, संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे। मैं एक बार फिर आपके लिए लेटर लिखूंगा। मुझे पता है कि तमाम भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई, स्टेनोग्राफर वाले बहुत ज्यादा परेशान, मुझे पता आपकी पीड़ा, लेकिन आपकी किस्मत खराब है, 2 बार फाइल गई। एक बार आरक्षण की वजह से आगे, एक बार कहा कि बैकलॉग के पद और जोड़ जाएंगे। संबंधित विभागों से जो अभ्यर्थना पदों के आ गए, लेकिन बैकलॉग के पद नहीं आए थे, इस वजह से अटका पड़ा था मामला, लेकिन ये बात भी मैं रखूंगा। दोस्तों इसके अलावा एएसओ भर्ती 2018, इसके इतने मैसेज कॉल आ रहे हैं। चाणक्य की जो भर्ती है एएसओ, दोस्तों मैंने बताया ना संबंधित भर्तियों की कल से मेरे से डिटेल मांगी गई है, तो मैं आपकी मेरे लेटर पेड में प्राथमिकता के साथ मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाने का कार्य करूंगा, मजबूती से आपका पक्ष रखूंगा। एएसओ भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए जो मुझे लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए ये है संदेश, मेरा यही है। संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड का परिणाम आना, ये भी परिणाम बाकी है। फर्स्ट ग्रेड का परिणाम, दोनों का परिणाम, ये चीज भी मैं कल लेटर पेड पे लिखे ना सचिव साहब को मेल और व्हाट्सएप करूंगा, मुझे याद है। दोस्तों इसके अलावा जो एएसओ भर्ती बता रहे संख्या की, एएसओ का परिणाम फरवरी में आया था, अभी तक फरवरी से देख लीजिए, मार्च अप्रैल जा चुकी है, अभी तक इसका दस्तावेज सत्यापन हो गए, फरवरी में फाइनल परिणाम बाकी है। दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक का जो परिणाम आया था, जिसमें कोपा कई सही थे, कोपा के एरिया थे, इनका फाइनल परिणाम बाकी है। अभी कुछ भर्तियों का परिणाम आया था, लेकिन इसका फाइनल परिणाम बाकी है। कल मैं बीएल जाटाऊ जी से बात करूंगा, क्योंकि जेएन भर्ती का सिलेबस जारी होने की बात है कि वो सिलेबस जारी नहीं हो पाया, लॉकडाउन में लोग तैयारी कर पाए, और इनकी बात रखूंगा, और इनका लेटर मैं सीएम सचिव साहब को भी लिखूंगा मुख्यमंत्री जी के लिए। एएनएम भर्ती 2013 और एलडीसी पंचायत राज 2013, दोस्तों ये दोनों मामलों क्रिटिकल है, इसमें लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो लेटर इतने लिख गए कि इंटरव्यू की संख्या में, इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर ही निवेदन करना होगा। जब भी मेरी मुलाकात होगी मैं मजबूती से बात रखूंगा। 10,038 पद पंचायत राज विभाग और एनएमजी भर्ती 2013 67 से 19 पद, वो तो मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है, इसमें अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री जी लेना, और इसकी रिपोर्ट आना बाकी है जो सब कमेटी की थी, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही है। जब भी मुलाकात होगी तो मैं आपकी बात रखूंगा, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, जब भी होगी मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा। दोस्तों प्रयोगशाला सहायक शिक्षा विभाग, इसमें जिला आवंटन के आवेदन ले लिए गए थे, लेकिन जिला आवंटन नहीं हो पाया था। वही एसटीएफ का मैटर, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, महिला आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हो, ये भर्तियां, चारों भर्तियां एक ही मामले से उलझी हुई है। दोस्तों एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, आरएस भर्ती 2018, ये 4-5 भर्तियां कोर्ट में थी। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, सचिव साहब से मिला था, और उन्होंने
ये बात है मार्च के फर्स्ट वीक की। स्पेशल सेक्रेटरी आरटी डोगरा जी और ललित कुमार जी दोनों एडवोकेट जनरल से मीटिंग करके आए थे कि इन भर्तियों को कोर्ट से निकाला जाए, खुद मिलकर आए थे। जैसे ही सुनवाई की तारीख आई, लॉकडाउन लग चुका था, कोरोना आ चुका था, और वो कोर्ट ने हर तारीख आगे कर दी। वहां हमने मेहनत की, आपकी मैंने आवाज उठाई थी, आप सबको पता है, मैंने ट्वीट भी किया था, और हम सफल भी होते, सरकार सक्रिय भी हो गई थी, और इसमें सरकार पॉजिटिव भी हो गई थी, एक्शन भी ले लिया था, अपने अधिकारियों को वहां भेज भी दिया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। लेकिन ये फिर मैं कल बात रखूंगा कि अनुमति लेकर कैसे भी, क्योंकि टिड्डी का प्रकोप भी बढ़ने वाला है, अभी रिपोर्ट आ रही है। तो कृषि प्रेक्षक का हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक का हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, महिला आंगनबाड़ी, ये जो चारों पांचों भर्तियां, चाहे आईआरएस 2018, तो सरकार इन प्राथमिकता के साथ परमिशन लेकर इन भर्तियों को पूरा करे। ये बात भी मैं कल लेटर पेड में लिखकर उनको सौंपूंगा। आप लोग भी मुझे व्हाट्सएप पे करना, जिससे मैं उसकी कॉपी करके, जो आप लोग एमएलए से लिखवा रहे हो ना, वैसे के वैसे मैं उनको सेंड कर दूंगा। मेडिकल विभाग की मेरा मानना है कि मेडिकल विभाग में संविदा पे भी लगे हुए हैं, प्रयोगशाला सहायक वाले, लैब टेक्नीशियन वाले, इन लोगों को तो देखो सबसे पहले ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। ये लोग योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं अभी भी कोरोना में, अपनी जान को जोखिम में डालकर। मैंने लेटर भी लिखा था, ट्वीट भी किया था, और कल फिर मजबूती से बात रखूंगा कि कम आपने एनएमजीएनएम 2018 को करे, डॉक्टर्स की भर्ती निकाले, कम से कम ये लोग काम करें, इनको इनाम तो मिलनी चाहिए। मेडिकल विभाग की प्रयोगशाला सहायक भर्ती भी होनी चाहिए, ये बात मजबूती के साथ रखूंगा। कल लेटर पेड फिर दोबारा मैं दूंगा, पहले भी भेजा था मैंने, फिर दोबारा कल भेजूंगा। रीट 2020 आपने देखा, शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे, उन्होंने बता दिया था फर्स्ट पेपर लेवल फर्स्ट में कोई बदलाव नहीं, सेकंड में पहला पेपर आपको देना होगा, दूसरे के लिए सरकार को निर्णय करना होगा कि वेटेज 90-10 करे या 95-5 करे या दूसरा पेपर करे, वो निर्णय होना बाकी है। लेकिन अब इस समय आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करिए, क्योंकि 90-10 होता है तो रीट बड़ा महत्वपूर्ण होगा, रीट का पेपर। तो इसलिए बीए का 90-10 होता है, तो इसलिए आप लोग, यानी स्नातक का 90-10 होता है, तो इसलिए आप लोग रीट को प्राथमिकता मानते उसकी तैयारी करें। और यदि विषय का पेपर अलग होता है तो उसमें आपको समय मिलेगा। और एक चीज जो बताओ, 2 सितंबर एग्जाम प्रस्तावित है। यदि कोरोना से हमारी जो राजस्थान के हालात सही हो जाते हैं, यानी कि लॉकडाउन पूरी तरह हट जाता है, तो आपकी एग्जाम 2 सितंबर को हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपको पता है सोशल दूर दूर रहना, आपको पता है कि सेंटर में भीड़ इकट्ठी नहीं करना, कई चीजें हैं। तो ऐसे में यदि कोरोना से हमें निजात मिल पाएगी, सामान्य स्थिति हो पाएगी, तो 2 सितंबर को होगी। लेकिन आप घर बैठे तैयारी तो कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी रही तो भविष्य में आपकी तैयारी आप लोगों के काम आएगी। रीट 2018 की जी कोर्ट में है, पहले अपने बहुत प्रयास कर लिया लेवल 2 की, जब से कोर्ट से नहीं आएगी उसके बाद ही तो हम ले जाके मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को देंगे। आपने कहा था, अब निकाल दीजिए। वो कोर्ट की सुनवाई का इंतजार तो करना ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 18 और मैं साफ कह रहा हूं, मैं उस दिन से उस आदेश का मैं खुद भी इंतजार कर रहा हूं। आपको पता, आपसे ज्यादा मुझे, आपसे ज्यादा इंतजार मुझे भी है। 2016-17 में, उस समय कोरोना से पहले बात हुई थी कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक बार निवेदन करेंगे कि इसमें दोबारा से विचार किया जाए। जो एजुकेशन सेक्रेटरी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एक बार वो बीकानेर निदेशालय की एक बार फिर से मीटिंग लेंगे। लेकिन दोस्तों, कोरोना के बाद उसके बारे में पता नहीं चल पाया क्या हुआ। अब जब भी इनसे मुलाकात होगी तो पता करेंगे क्या इन्होंने विचार किया या इन्होंने अपील की है। लेकिन इतना कह सकता हूं, चाहे 2016 का मामला हो, 17 का हो, 18 का मामला हो, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। समय लग सकता है, लेकिन आपकी सूची जरूर आएगी। आपको हौसला रखना है, हताश नहीं होना है, आपकी सूची जरूर आएगी। जहां तक मेरा सहयोग होगा मैं आप लोगों को करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर बेरोजगार के साथ हूं। तमाम भर्तियां, मैं भी हर बेरोजगार का, मैं आज फोन नहीं उठा पा रहा था, मैं जयपुर आया था, मंत्री जी के पास वहां था, फिर अधिकारियों से मैं बात कर रहा था, मैं फोन नहीं उठा पाया। मैं समझ चाहता हूँ आपकी पीड़ा समझता हूं, कई लोगों को बुरा भी लगता है, कोई यादव फोन नहीं उठा रहा, लेकिन क्या करूं, एक व्यक्ति मैं हूं और तमाम दर्जन भर भर्तियां, मैं आपको गिना, ये तमाम भर्ती के बेरोजगार परेशान और दुखी हैं। वो बड़ी आस में देखते हैं कि हमें रोजगार कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी। मैं उनके दर्द को समझता हूं। अरे मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं राजा महाराजा का बेटा नहीं हूं, मैं किसी मंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, एक सामान्य परिवार से आता हूं, इसलिए दर्द जानता हूं मैं, मुझे पता है। लेकिन मैं, आपको पता है जयपुर को, आपको पता है रेड जोन में शामिल कर रखा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए जयपुर आया हूं। और मेरी तो वो सोच है
यदि मुझे कोई आके ये कहे ना, इन भर्तियों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, आप लिख के दे दो कि आपकी जान देने के लिए तैयार है, तो दोस्तों मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि मेरी जान ले ली जाए और इन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाए। मैं वैसा व्यक्ति हूं, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, खुशी आनी चाहिए। मैं देखता हूं कई लोगों के आंसू। मैं प्रयोगशाला साई के उन लड़कों को देख रहा था, कभी कहां अनशन कर रहे थे, कभी कहां कर रहे थे, शिक्षा विभाग वाले, जीतू और वो कई लोग थे, मैंने उनके आंसू देखे। लेकिन एक इंसान, मैं अनशन भी करता हूं, लाठियां भी खाता हूं, जेल भी जाता हूं, भागता भी हूं, पूरा प्रयास करता हूं, 100% देने की कोशिश करता हूं और आगे भी दूंगा। दोस्तों आपको मैंने बताया कृषि परीक्षा वाली सारी चीजें बता दी। पुलिस भर्ती 2018 की जो 1600 ज्यादा पद खाली थे, पुलिस भर्ती 2018 में 1600 प्लस पद ज्यादा खाली थे कई जिलों में। ये अभ्यर्थी लगातार लेटर लिख रहे हैं, मैं भी लगातार इनका लेटर लिख रहा हूं, कल फिर लिखूंगा। मैं मांग करता हूं सरकार से कि कम से कम, आप कह रहे हो कि पुलिस वालों की कमी है, तो कम से कम इन अभ्यर्थियों को आप काम में ले सकते हैं, इनकी सूची जारी करके, प्रदेश राज्य स्तरीय मेरिट जारी करके सूची जारी करके इनको ले सकते हैं, सेवा देने के लिए तैयार है। पद खाली है, आपने जो भर्ती निकाली उसमें 1600 पद खाली रह गए, तो ये तैयार है। मैं आपका फिर से कल लेटर लिखूंगा। फार्मासिस्ट हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे पटवारी हो, पुलिस हो, दोस्तों सबकी एग्जाम जुलाई बाद ही हो पाएगी, जुलाई बाद ही आप सबकी एग्जाम हो पाएगी, और वो भी सामान्य परिस्थिति होने पर, क्योंकि जिला कलेक्टर्स को पूछा जाएगा कि सेंटर उपलब्ध है क्या, उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपकी एग्जाम हो पाएगी। इसलिए तैयारी तो घर पे रखिए आप। एक मेरे पास ये भी ज्ञापन आया है, पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती भी होनी चाहिए, डॉक्टर के साथ पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती होनी चाहिए, ये भी मैं उनका लेटर लिखूंगा। दोस्तों इसके अलावा जो है आरपीएससी की भर्ती है, यह है सहायक कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी है, सहायक कृषि अधिकारी 2015 है। केवल इसकी लिस्ट कृषि विभाग में भी इसकी ज्वाइनिंग आदेश करवाना है, और 259 पद है ओनली। और वही 2018 है जिसका इंटरव्यू बाकी है, परिणाम आ चुका। दोनों भर्तियां 2015 भी लंबित है, कृषि सहायक भर्ती, सहायक कृषि अधिकारी भर्ती, और 2018 भी। ये स्थिति देखिए आरपीएससी की, एक में इंटरव्यू बाकी है, एक में सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसकी ज्वाइनिंग बाकी है, ओनली 259 पदों पे। वाह यार, इसमें 130 से ज्यादा पद हैं। हालांकि मैंने आज ही लालचंद जी कटारिया जो कृषि मंत्री, उनके पीए से बात हुई थी, वो कल वो आरपीएससी में बात करके बताएंगे। मैं लेटर भी लिखूंगा, कल जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सहायक कृषि अधिकारी 2015 और 18 में क्या चल रहा है। एएसओ वाले भी लगातार कॉल करें, मैंने बता दिया। तो दोस्तों तमाम जो भर्ती है, एसआई भर्ती 2016 भी लंबित है, एसआई भर्ती 2016, एक तो दूरसंचार वाली है, आवेदन करवा लिया, आज तक एग्जाम नहीं हो पाई, और एक है जो इसकी एसआई भर्ती 2016 वो बाकी है। दोस्तों तमाम भर्तियों को लेकर कल मैं, अब आप देख लीजिए, आप लोग मुझे लेटर भेजोगे, मैं उनको निकालूंगा उनको टाइप तो क्या हो पाएगा, अब लॉकडाउन चल रहा है, हम बैठेंगे, लिखेंगे, लेटर पैड भी लिखेंगे, और उसके बाद में फोटो खींच के व्हाट्सएप पर मेल करेंगे। फिर भी आप लोगों को लगता है कि हम लोग आपके लिए अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा था, रविंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है, मैं प्रदेश संयोजक में हूं। वो पदवी यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भी मैं कभी भी छोड़ सकता हूं, 9 साल से मैं कार्य कर रहा हूं, और कोई तैयार हो तो वो जरूर सूचित करे कि वो प्रदेश संयोजक पद पे काम करे। लेकिन जब तक मैं हूं, मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं आप लोगों की पीड़ा समझता हूं, और कल आप सबसे मेरा निवेदन है, मैंने आपको नंबर बताए, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना जितनी भर्तियां हैं, जितनी मैं भर्तियों का नाम ले, वो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम से मैं मेरे लेटर पैड पे टाइप करके उन तक मेल कर दूंगा, वो उनको पुटअप करेंगे, और जो भी मुझे वहां से जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताऊंगा। 2-3 दिन में, इसी वीक में बता रहे हैं कि इस मामले में मीटिंग होगी लंबित भर्तियों को लेकर। तो दोस्तों कोरोना में मैं जयपुर आया हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ, कल वापस मैं गाँव जाऊँगा, वहीं रहूँगा, क्योंकि जयपुर में स्थिति आपको पता है विकट स्थिति है। और जैसे कोरोना समाप्त होता है, लॉकडाउन समाप्त होता है, तो तमाम भर्तियों को लेकर जितना सहयोग होगा मैं जी जान लगाकर आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। बस यही है कि हम सबको मिलकर लड़ना होगा इस सिस्टम से, और सब मिलकर लड़ेंगे तो समय पे रोजगार भी मिलेगा और आपके सपने भी साकार होंगे। आप सबको मेरा
यही कहूँगा कि बस माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के निर्देशों की पालना करना है, कोरोना को हराना है, देश को और प्रदेश को बचाना है। जय हिंद, जय भारत।